नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। देहरादून में सीएम धामी ने किया अक्षय पात्र कैंटीन का शुभारंभ। 32,000 छात्रों को अक्षय पात्र कैंटीन से परोसा जाएगा मिड डे मील का भोजन। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग का गजब कारनामा, मौत के 4 साल बाद जारी हुआ टीचर का ट्रांसफर आदेश। मंत्री ने दिए जांच के आदेश। और कोविड के 2 साल बाद शुरू हुई कांवड़ यात्रा में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। गंगा घाटों पर कम पड़ रही जगह, पहले ही दिन 4 लाख कांवड़ियों ने भरा गंगा जल। देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के बयान के निकाले जा रहे कई सियासी मायने। बीजेपी ने किया समर्थन तो विरोध में उतरी कांग्रेस। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जो कि देहरादून से आ रही है। देहरादून में अक्षय पात्र कैंटीन योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। जी हां, अक्षय पात्र कैंटीन जो योजना है उसका शुभारंभ आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया है। छात्रों को अब यहां से जो मिड डे मील का भोजन है वो परोसा जाएगा। जानकारी है कि 32,000 छात्रों को अक्षय पात्र कैंटीन से जो है मिड डे मील का भोजन परोसा जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अक्षय पात्र कैंटीन का शुभारंभ किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अक्षय पात्र कैंटीन योजना जो है उसका शुभारंभ हो चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना का शुभारंभ किया है। छात्रों को अब इसी कैंटीन से मिड डे मील का भोजन परोसा जाएगा और 32,000 छात्रों को अक्षय पात्र कैंटीन से जो भोजन है वो परोसा जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो कि देहरादून से आ रही है। रुद्रप्रयाग में प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत मृतक शिक्षक का तबादला किए जाने का मामला सुर्खियां बटोर रहा है, जिसका संज्ञान खुद शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने लिया। मंत्री धन सिंह रावत ने संज्ञान लेते हुए महानिदेशक विद्यालय शिक्षा को मामले में समिति गठित करने के अंदर 3 दिन के भीतर जांच के आदेश भी दिए हैं। इतना ही नहीं, विभागीय मंत्री ने इस प्रकरण को घोर लापरवाही मानते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि रुद्रप्रयाग में ट्रांसफर 2022-23 के तहत एक मृतक शिक्षक के तबादले का प्रकरण सामने आया है। मृतक शिक्षक की मौत के 4 साल बाद तबादला किया जाना जिम्मेदार अधिकारियों की भारी लापरवाही को दर्शाता है। तो वहीं अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर जो कि है, कोविड के 2 साल बाद कांवड़ियों का सैलाब जो है वो धर्मनगरी में टूटा है। जी हां, कांवड़ियों का सैलाब जो है वो धर्मनगरी पर टूटा है। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा कल शुरू हो चुकी है और उसके बाद बताया जा रहा है कि यात्रा के पहले दिन 4 लाख कांवड़ियों ने गंगा जल भरा है। इस वक्त की बड़ी खबर है जो कि हरिद्वार से है, जहां पर जानकारी है कि कोविड के 2 साल बाद जो शिव भक्त हैं वो हरिद्वार का रुख कर रहे हैं और यात्रा के पहले दिन 4 लाख कांवड़ियों ने जल भरा है और बड़ी संख्या में यात्रियों के आने की अब भी संभावना जताई जा रही है। आज बता दें कि कांवड़ यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा की जाएगी। यात्रियों को लेकर सरकार जो है उनका भव्य स्वागत कर रही है। मेले में शांति और सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही ये भी जानकारी है कि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी कमान संभाले हुए हैं। साथ ही हरकी पैड़ी से लेकर जिले की सीमाओं पर भी भारी पुलिस बल जो है वो तैनात है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कोविड के 2 साल बाद जो कांवड़ यात्रा शुरू हुई है उसमें भारी संख्या में कांवड़िए जो है वो आ रहे हैं। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी मापुनगिरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में भी पहुंचे। यहां पर बता दें कि समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। शामिल होने के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां परिसर में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। साथ ही उन्होंने जनता और छात्रों से कहा कि क्षेत्र का नाम रोशन करे। क्षेत्र का नाम रोशन होने के साथ उत्तराखंड का नाम भी रोशन होगा। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि चंपावत में शोभन सिंह जीना अल्मोड़ा के विश्वविद्यालय परिसर का एक कैंपस यहां पर खोलने की हमने स्वीकृति प्रदान कर दी है और उसके लिए भी 5 करोड़ रुपए की धनराशि जारी हो गई है। इस बार के सामान्य बजट में हमने उसका प्रावधान कर दिया है। चंपावत को
हर क्षेत्र में एक मॉडल बनाना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, या जो हमारे लिए सुंदर सुंदर यहाँ पर अच्छे अच्छे चाय के बागान हैं, जो सेब के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, कीवी मिशन में आगे बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर जो अपार संभावनाएं हैं उन सभी संभावनाओं पर काम कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में हम एक पायलट के रूप में अपने चंपावत को लेंगे और इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। तो बात कर लेते हैं अब प्रदेश में शिक्षा की। बता दें कि राजधानी देहरादून के कई सरकारी स्कूलों के कनेक्शन बिजली बकाया होने की वजह से काट दिए गए। बताया जा रहा है कि 1,51,00,000 की राशि जो है वो बकाया है, जिसको शिक्षा विभाग को ऊर्जा विभाग को देना है। बकाया राशि को लेकर ऊर्जा विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए कई स्कूलों के कनेक्शन काटे। कनेक्शन कटने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया, शिक्षा विभाग को फाइल भेजी गई। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग से निवेदन किया गया कि वो स्कूल के समय में, गर्मी के समय और साथ ही स्कूल के वक्त में बिजली का कनेक्शन ना काटे, क्योंकि इससे बच्चों को समस्या होगी। देखिए, जो बिजली का बकाया है वो करीब 1.51 के करीब है। 1,51,00,000 का बकाया हमारे पास है और इसके लिए हमने पूरी लिस्ट बना के हमने अपने निजी सरकार के लिए भेजी थी। और आपके माध्यम से मैं बिजली विभाग के अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, छोटे बच्चे हमारे, शिक्षा विभाग हमारा है, तो हम लोग उनसे भी एक रिक्वेस्ट हमारी है कि हम लोग बहुत जल्दी धनराशि की व्यवस्था कर रहे हैं और बड़ा निवेदन मेरा ये है कि उनसे कि बिजली के बिल हमारे जब तक जमा नहीं हुए, हम लोग जमा पूरा पैसा लेंगे, इन विद्यालयों में बिजली न काटें। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। जनसंख्या वृद्धि के मामले में भारत कुछ वक्त बाद चीन को पछाड़ देगा और इसको लेकर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने एक बयान भी दिया। बयान में क्या कुछ कहा गया और इसके क्या सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, आइए रिपोर्ट पे नजर डालते हैं। जनसंख्या के मामले में भारत जल्द ही चीन को पछाड़ देगा। इसकी चर्चाएं नेशनल लेवल तक हो रही हैं कि आखिर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ऐसे क्या उपाय सुझाए जाएं कि आने वाले वक्त में भारत जनसंख्या नियंत्रण पर काबू पा सके। लेकिन इन सबके बीच उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने एक वर्ग की जनसंख्या तेजी से बढ़ने की बात कही। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री का ये भी कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग जागरूकता पखवाड़ा चला रहा है, जिसके जरिए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अब जो आंकड़े आ रहे हैं, भारत की आबादी जो है चाइना से ज़्यादा हो सकती है और आपने देखा होगा कि एक वर्ग इसमें ऐसा है कि जो सर्वाधिक आबादी बढ़ाने की उसमें है। तो इस पर भी हमें चाहते हैं कि हम जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो है हर ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे जो है हम जन जागरूकता अभियान चलाएं और इसके लिए जो पुरुष नसबंदी के लिए हम 2,000 रुपये देते हैं और महिला नसबंदी के लिए हम 1,400 रुपये दे रहे हैं। ये भी जो है पारितोषिक दिया जा रहा है और सभी जगह बड़े बड़े अभियान इसमें चल। धन सिंह रावत के बयान पर बीजेपी उनके समर्थन करती नजर आ रही है, तो धन सिंह रावत के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 40 साल पहले जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पहल कर दी थी। तब कुछ राजनीतिक दलों ने इसका विरोध भी किया था। हम दो हमारे दो का नारा संजय गांधी ने दिया था, लेकिन आज बढ़ती जनसंख्या को भी सियासी चश्मे से तोलकर देखा जा रहा है, जो सही नहीं है। निश्चित रूप से जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर विषय है हमारे देश के और प्रदेश के लिए और इस पर समय रहते अगर हमने उचित कदम नहीं उठाए तो स्थिति आगे बहुत विकट हो सकती है। सबसे बड़ा फेलियर स्वास्थ्य मंत्री जी का है। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो वो क्या काम कर रहे हैं इस दिशा में? उन्होंने क्या विगत 6 महीने में या 7 महीने में जब उन्होंने चार्ज लिया, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में कोई काम किया? एक वर्ग विशेष का है तो उस वर्ग विशेष पे पाबंदी क्यों नहीं लगा रहे अगर दम है तो? यह ध्रुवीकरण करना है, यहाँ पे भी राजनीति करनी है जनसंख्या बढ़ रही है तो। भारत की जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, वास्तव में ये एक चिंता का विषय है, लेकिन किसी वर्ग विशेष के तहत इसको लेना ये भले ही राजनीति हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर भारत चीन से आगे जनसंख्या के मामले में चला गया तो मुसीबतें बढ़नी तय हैं। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट।
प्रदेश में हरेला पर्व को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि 23 जून से भाजपा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो हर बूथ में जाकर पौधे लगाएं और इसके साथ ही हर बूथ में पौधे लगाने का जो लक्ष्य है वो 20 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको यह जानकारी दे देते हैं कि 23 जून से अब तक कई पौधे जो है 60,000 जो है माफ कीजिएगा वो पौधे लग चुके हैं। 60,000 का लक्ष्य होने के साथ ही बताया जा रहा है कि हरेला पर्व तक कई लाख पौधे लगा दिए जाए हैं। इसके साथ ही ऑक्सीजन की जो कमी है उसको लेकर प्राकृतिक सौंदर्य को सजाने के लिए भी एक संदेश दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि कभी भी ऑक्सीजन की कमी से हमारे अपने की किसी की मौत ना हो, कोई हमको छोड़ के ना जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं। ये प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है। उसी कड़ी में एक कार्यकर्ताओं से आग्रह था और सभी ने अपने मन के अनुरूप अपनी क्षमता के अनुसार अपने मंडलों पे काम किया है। तो वहीं हल्द्वानी में केंद्रीय सैनिक बोर्ड का आउटरीच कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बता दें कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि यहाँ पे कई प्रदर्शनी लगाई गई, कई स्टॉल लगाए गए, साथ ही पूर्व सैनिकों की समस्या को लेकर चर्चा भी की गई, समाधान के लिए भी बात की गई। साथ ही अजय भट्ट ने कहा कि सैनिकों का सम्मान भाजपा सरकार के लिए सर्वोपरि है। एक्स सर्विसमैन की समस्याओं का समाधान हम हमेशा करते हैं। आज भी उसी कड़ी में ये कार्यक्रम हुआ है। कितनी पेंशन जाएगी, कितनी रुकी है, कितनी बढ़ गई है, विडोज़ के लिए उनकी कन्याओं की शादी के लिए कितना देते हैं, ये सारी बातें आज यहाँ आई हैं। दिव्यांगों के लिए क्या सिस्टम है और कैसे हम नौकरियाँ देते हैं, सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी। और आज एक मेडिकल कैंप भी हमने लगाया है। पेंशन के केसों को सुलझाने के लिए इलाहाबाद से अधिकारी आए हैं। तो वहीं इन दिनों प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो नजर आ रही है। बता दें कि बयानों के बीच में प्रीतम और हरीश गुट को लेकर कई चर्चाएं जो है सियासत में हो रही है। इसके साथ ही भाजपा ने भी चुटकी ली है। भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि जो कांग्रेस है वो इस वक्त आईसीयू में है, उसे निकलने की जरूरत है। साथ ही मजबूती के साथ एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने की भी जरूरत है, ताकि लोकतंत्र में वो विपक्ष के तौर पर मजबूत उभर कर सामने आए। तो देखो, कांग्रेस के बारे में कुछ भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है, इसलिए क्योंकि देखो कोई भी आईसीयू में एडमिट हो, वेंटिलेटर पे हो, तो उसका हाल चाल पूछा जाता है कि भाई साहब कैसे हो आप, तबीयत ठीक है कि नहीं है। एक देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर विपक्ष होना चाहिए। वो किस हाल में है, कौन किससे लड़ रहा, झगड़ रहा है, देखो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि गिनती के देखो लोग बचे हैं और उनमें भी आपस में टकराव है। तो हम तो उनसे कहेंगे भाई देखो इसे प्रदेश को हर तरह से डबल इंजन का लाभ पहुंचाते हुए आम जनता की उम्मीदों को पूरा करना है, तो विपक्ष का रहना बहुत आवश्यक है। तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत गैरसैंण पहुंचे, जहां पर उन्होंने भराड़ीसैंण विधानसभा में सांकेतिक तालाबंदी कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गैरसैंण को दरकिनार कर रही है। इसके साथ उन्होंने कहा कि वो गैरसैंण को गैर नहीं होने देंगे। सरकार ने गैरसैंण की उपेक्षा की है। गैरसैंण के प्रति सरकार ने संवेदनहीनता दिखाई, गैरसैंण में कोई विकास का काम नहीं किया। उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी ने आज वहाँ तालाबंदी वहाँ पर कर रहे हैं, और वो एक हिसाब से सरकार जो कुंभकर्णी नीति में सोई हुई है और गैरसैंण के प्रति जो उसकी उपेक्षा है, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, सरकार को जगाने के लिए ये सांकेतिक तालाबंदी की जा रही है। रुड़की में जीएसटी राज्य कर की अलग अलग टीमों ने नगर में विभिन्न स्थानों पर छापा मारकर कार्रवाई की है। इस दौरान एक व्यापारी के पास से करोड़ों का माल बरामद किया गया। जीएसटी राज्य कर कमिश्नर अभय कुमार पांडे ने बताया कि व्यापारी पिछले 3 सालों से बिना जीएसटी नंबर के कार्य कर रहा था। वहीं जीएसटी राज्य कर की कार्रवाई के दौरान व्यापारियों में हड़कंप मच गया और बाजार के कई व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। इनके द्वारा रजिस्ट्रेशन 2019 में कैंसिल करा दिया गया था और उसके बाद भी काम कर रहे हैं ये। तो सूचना मिली, उसके बाद हम आए इनके शॉप पे, चेक किया तो बिना बिल के 30 बोरी और 30 पैकेट बीड़ी मिला। तो माल जाएगा, इसका वैल्यूएशन होगा, जो भी पेनल्टी जमा बनेगा वो पेनल्टी जमा कराएंगे। एफआईआर तो अब यूनिट करेगी, एसआईबी यूनिट द्वारा कराया जा रहा है। हम तो उस यूनिट द्वारा एक नियुक्त प्राधिकारी हैं, जो कार्रवाई होनी है एसआईबी यूनिट से होनी है।
तो वहीं मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव का लिखा गया डीजी को पत्र। अब बता दें कि इस पर विपक्ष जो है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर विपक्ष बयानबाजी भी कर रहा है, साथ ही सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव का डीजी शिक्षा को पत्र लिखा गया था। ये पत्र वायरल होने के बाद विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया। कांग्रेसी प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि 3 महिला शिक्षकों के गंभीर बीमार होने का हवाला देखते हुए तबादला किया गया है, लेकिन क्या प्रदेश में केवल 3 ही शिक्षक बीमार हैं? साथ ही बीमारी की बात कहकर शिक्षिका के बागेश्वर से ही बागेश्वर में तबादला किया गया, जो कि सवाल उठना लाजमी करता है। जय टोलिया एक सिफारिशी पत्र लिखते हैं, वो भी किसी शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी को नहीं, सीधे महानिदेशक जी को। इसमें सिफारिशी पत्र वो साफ दिखाई पड़ता है, क्योंकि 3 महिलाओं का जिक्र है और इन तीनों महिलाओं के स्थानांतरण की बात उसमें कही गई है। अभी जब इस स्थानांतरण पर रोक है, किसी का भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ऐसे में इन 3 लोगों का ट्रांसफ़र अब लीपा पोती के लिए ये कहा जा रहा है कि धारा 27 के तहत नियम कायदे कानून से अलग हटकर स्पेशल कंसिडरेशन में, क्योंकि ये गंभीर रूप से बीमार है महिलाएं, इसलिए इनका ट्रांसफ़र किया गया है। तो वहीं प्रदेश में कांग्रेस से 15 जुलाई को बता दें कि भाजपा सरकार के खिलाफ रैली निकालने जा रही है। ये रैली महंगाई पर निकलेगी। इसके साथ ही जानकारी ये भी मिली है कि महिला कांग्रेस रसोई गैस के साथ ही बढ़ रही खाद्य विभागों पर जीएसटी को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। सरकार रोज दाम बढ़ा रही है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा, राशन का दाम बढ़ा, गैस सिलेंडर का दाम 1054 पे इस वक्त आ गया है। तो हम लोग इसके खिलाफ बार बार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी सरकार के कानों तक ये बात जाए कि जिन महिलाओं के वोटों से उनकी सरकार बनी हुई है, आज आपने उनकी गृहस्थी में डाका डाल दिया है। इसलिए कल फिर से महिला कांग्रेस यहाँ पे एक रैली के द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है वो फिर से तेज हो रही है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने कहा कि सभी लोग जो हैं वो लापरवाह हो गए। इससे पहले कोरोना के संक्रमण के जो मामले थे वो कम आ रहे थे, जिसको लेकर लोगों ने अब सावधानी बरतनी छोड़ दी है। उन्होंने अपील की है कि लोग बाहर निकलते वक्त मास्क का जरूर प्रयोग किए। इसके साथ इन्होंने ये भी जानकारी दी कि जल्द ही कोविड को लेकर गाइडलाइंस जारी की जाएगी, साथ ही अभियान भी चलाया जाएगा। सोशल डिस्टेंस, मास्क इत्यादि और सैनिटाइजर्स का यूज़ करने का प्रावधान भी हम लोगों ने जो पहले से चला आ रहा है वो हम लोगों ने अभी दोबारा इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। इसके अलावा जो फ़ाइन की कार्रवाई, जो मास्क नहीं पहनते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, तो फ़ाइन की कार्रवाई भी अब दोबारा जो है अमल में लागू की जाएगी। इस बीच में कोरोना के मामले घट गए थे काफ़ी, लेकिन कल कुछ मामले इंक्रीज़ हुए हैं, तो इसी के मद्देनज़र जो है हम लोग पुनः जो है ये अभियान चलाएंगे। तो वहीं मानसून के आने के बाद से प्रदेश में कई संक्रमित बीमारियों का खतरा जो है वो बढ़ गया है। इसके साथ ही जानकारी ये भी मिली है कि संक्रमित बीमारियों से निपटने के लिए जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें एक टीम का भी गठन किया गया। ये जागरूकता टीम बनाई गई है जो घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि संक्रमित बीमारी से बचाव की हर संभव कोशिश की जाएगी। डेंगू के संबंध में मैंने अभी फ़िलहाल आज बैठक ली विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसमें मुख्य तौर पे नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम है और बाकी जो ग्राम विकास विभाग है और पंचायती राज विभाग है, इन लोगों के साथ मीटिंग ली। तो हमारी स्ट्रैटेजी 2 किस्म की होगी। एक तो हम लोगों ने इस बार क्विक रिस्पांस टीम्स हम लोग गठित करेंगे, जिसमें विभिन्न विभाग के ऑफिसर्स होंगे और ये क्विक रिस्पांस टीम्स जाके देखेंगे कि जगह जगह पे पानी इत्यादि इकट्ठा हुआ है कि नहीं इंडिविजुअल प्रीमाइसेस में, और हम लोग जाके उनको एजुकेट भी करेंगे। बरसात के बाद डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा वो बढ़ जाता है और ऐसे में नैनीताल प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। आपको जानकारी दें तो यहाँ जिलाधिकारी ने सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में कहा है कि साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, साथ ही मरीजों को डेंगू के बचाव के लिए जानकारी दी जाए। बरसात के आगमन के साथ ही साथ ये डेंगू का खतरा काफ़ी बढ़ चुका है। विगत वर्षों में तो आपने देखा होगा कि कोविड की वजह से काफ़ी लोग सजग थे, सफाई व्यवस्था सब कुछ अच्छी चल रही थी, फॉगिंग हम लोग समय समय से करा रहे थे। तो अभी एक के समय मिला था,
तो उसमें पूरे एरिया को हम लोगों ने सेंसिटाइज किया है और जिन जगहों पे संभावना है जहाँ पे जल भराव की स्थिति है, ऐसे स्थान जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो पानी जमा करके रखते हैं, तो एक अवेयरनेस का ड्राइव हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो वहीं बरसात के बाद डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के खतरे के बाद देहरादून में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। आपको जानकारी दे तो सीएमएस केसी पंत ने कहा है कि लोग अपने खान पान का ध्यान रखें, इसके साथ ही घरों में साफ सफाई को दुरुस्त किया जाए, साथ ही टूटे गमले और आसपास में पानी को जमा ना होने दें। को बता दें कि उन्होंने कहा है कि स्वस्थ शरीर होने के लिए आपको खुद जागरूक होना चाहिए। वाटर लॉगिंग की वजह से या वाटर कलेक्शन एबनॉर्मल कलेक्शन रहते हैं, जिसकी वजह से कीट पतंगे, मच्छर मक्खियाँ, उसकी वजह से जो बीमारियां होने की आशंका है, जैसे कि डेंगू फीवर है, मलेरिया है, तो वो बीमारियां हैं। और पेट की बीमारियां जो पानी के कंटामिनेशन से होती है, जैसे कि डायरिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, टाइफाइड, उल्टी दस्त, ये सब पेशेंट की जो है ये केसेस बढ़ने की आशंका रहती है। तो इसमें थोड़ा सा लोगों को एहतियात ये बरतने की ज़रूरत है कि पानी जो भी पिए वो उबाल के ठंडा करके पिए। तो वहीं अब मौसम पे भी नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में 15 जुलाई तक के लिए मौसम का जो पूर्वानुमान है उसमें कहा जा रहा है कि मौसम साफ रहेगा, इसके साथ ही छुटमुट जगहों पर बारिश हो सकती है। जानकारी ये भी मिली है कि 15 के बाद में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होगा और कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही अभी भी यात्रियों के साथ पर्यटक आने वाले पर्यटकों से अपील की जा रही है कि वो सतर्कता बरतें। 18 से जब देखेंगे तो 18 से लेके जो 22 तक का पीरियड है, आगे जो 17 के बाद जो है, तो उसमें जो बारिश है वो बढ़ेंगी और जो मानसून सिस्टम है वो भी पूरा शिफ्ट हो जाएगा फुट हिल्स के अलॉन्ग जो है। तो उस समय मैं कहूँगा कि जो 18 से लेके 22 तक का पीरियड है तो उसमें बारिश अच्छी खासी बढ़ जाएंगी और जो एक्टिव मानसून कंडीशंस है वो देखने को प्रदेश में मिलेंगी। और जिसके चलते आप देखेंगे जहाँ हल्की मध्यम बारिश तो सब ज़्यादातर जगहों में उस दौरान मिलेगी 18 से 22 के बीच अगर बात करें जुलाई में, लेकिन साथ साथ में जो वेरी हैवी रेंस है वो भी आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो उस दौरान मैं ये कहूँगा कि हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा जो है जो पहाड़ों में है आवागमन जो है काफ़ी सतर्क होकर करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत जो है होगी उसमें। तो वहीं किच्चा के पुलभट्टा में नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत होने के बाद युवक को जब सीएचसी में लाया गया तो वहां पर भी उसे मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी है कि मृतक के परिजनों ने नशा मुक्ति केंद्र पर आरोप लगाया है, साथ ही उनका कहना है कि जांच की जाए। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने मामले में जांच करते हुए नशा मुक्ति केंद्र को सील कर दिया है। एक जो है किच्छा के किसी पत्रकार महोदय का फ़ोन आया था कि वहाँ कोई एक नशा मुक्ति केंद्र है जिसमें एक किसी की मृत्यु हो गई है, तो इसके लिए मैंने आदेशित कर दिया है कि इसके लिए भी एक टीम गठित करके इंक्वायरी करें। इससे पूर्व भी हमें यहाँ नशा मुक्ति केंद्र है करके किसी ने बताया नहीं था। हम लोगों ने आगे भी अभियान चला के नशा मुक्ति केंद्र बंद करे हैं और वहाँ के मरीजों को कहीं और शिफ्ट करा के उनका ट्रीटमेंट चलाना सुनिश्चित किया। ये पुलभट्टा थाना क्षेत्र में एक नशा मुक्ति केंद्र है नई रोशनी के नाम से। तो सुबह यहाँ हमारे सरकारी अस्पताल में उसमें से एक लड़के को मृत अवस्था में लाया गया था, जिसका हमने पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ज्ञात हुआ है कि वो नई रोशनी नशा मुक्ति केंद्र में अभी कुछ ही दिन पहले भर्ती हुआ था और उसकी आज मृत्यु हो गई है। तो वहीं हल्द्वानी के पटेल चौक पर से एक बच्ची को दिन दिहाड़े अपहरण कर लिया गया। बता दें कि बच्ची 7 साल की बताई गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से छानबीन शुरू करी। चप्पे चप्पे पर सख्त पहरा किया गया। कम से कम 2 घंटे की मशक्कत के बाद बच्ची को बरामद कर लिया गया। वहीं पुलिस अब मामले की तहकीकात कर रही है। सुबह एक बच्ची के गायब होने की सूचना प्राप्त हुई है और इस सूचना को प्राप्त होते ही पुलिस ने बहुत तेज़ी से कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर बच्ची को बरामद कर लिया। सीसीटीवी फुटेजों का इसमें अवलोकन करके इस बच्ची तक पुलिस पहुंची है और बच्ची से भी CWC पूछताछ कर रही है और आगे जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस में। नमस्कार। देहरादून में सीएम धामी ने किया अक्षय पात्र कैंटीन का शुभारंभ। 32,000 छात्रों को अक्षय पात्र कैंटीन से परोसा जाएगा मिड डे मील का भोजन। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग का गजब कारनामा, मौत के 4 साल बाद जारी हुआ टीचर का ट्रांसफर आदेश। मंत्री ने दिए जांच के आदेश। और कोविड के 2 साल बाद शुरू हुई कांवड़ यात्रा में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। गंगा घाटों पर कम पड़ रही जगह।
पहले ही दिन 4 लाख कांवड़ियों ने भरा गंगा जल। देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के बयान के निकाले जा रहे कई सियासी मायने। बीजेपी ने किया समर्थन तो विरोध में उतरी कांग्रेस।